नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सीरीज 14 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल पे क्वेश्चन बनाया जाए, तो मैंने इसलिए आपके लिए बनाया है। और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। और इससे आप प्लीज़ मत छोड़िएगा, इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है मैंने। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फोलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, तो उसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। यानी उसमें जो ऑप्शन होगा बी होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है किसकी कमी से, वो फोलिक एसिड की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और हमने पूछा था कि जब बच्चों के लिए, बच्चों में जो रोग हो जाता है, जब उनका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो गैलेक्टोसीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा? गैलेक्टोसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। शरीर की आकृति के अनुसार प्रधान का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर बॉडी मतलब कि ये शरीर की आकृति है महिलाओं की, और इनको कौन कौन से जो है वस्त्र पहनने चाहिए, उपयुक्त होते हैं, इस पे मैंने बनाया है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इसके पहले वाले एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर दुबली एवं लंबी महिला, देखिए दुबली भी है और लंबी भी है, ऐसी महिला के लिए जो है कौन से कपड़े होंगे, तो आड़ी रेखा। आड़ी रेखा का मतलब होता है हॉरिजेंटल। क्या है? हॉरिजेंटल जो है कपड़े पहनने चाहिए उसमें। और इसमें क्या है, जो पहली बात यहाँ पर है आड़ी रेखा लाइन के डिजाइनदार वस्त्र। उसके बाद है चौड़े कॉलर, क्योंकि वो उसका जो मतलब कि दुबली है और लंबी है, उसको चौड़ाई दिखाने के लिए से इसमें चौड़े कलर का प्रयोग करेंगे। और इसमें पफ स्लीव का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे जो है उसका जो दुबलापन है वो जो है कह सकते हैं मोटापन का आभास दिलाए, इसीलिए जो है पफ स्लीव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा तीसरा है, मैंने लिखा है यहाँ पर दुबली और लंबी महिला के लिए आड़ी रेखा के लाइनदार डिजाइन, उसके बाद चौड़े कॉलर और पफ स्लीव। मैंने यहाँ पर इस तरह इस चीज़ को इतने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन इस तरह से आता है तो आप आसानी से इसका टिक कर सके, इसीलिए मैंने एक साथ कई पॉइंट को इसमें ऐड कर दिया है। नाटी एवं दुबली महिला, अब देखिए नाटी यानी छोटी भी है और पतली भी है, तो इसके लिए कपड़े क्या होंगे, क्योंकि ये नाटी है, आड़ी एवं खड़ी रेखाओं का मिश्रण पहनेंगी। आड़ी एवं खड़ी रेखाओं का, क्यों? क्योंकि ये नाटी भी है और दुबली भी है, तो इनको दिखाना है कि ये थोड़ा मोटे से भी आसास हो और लंबी भी हो, इसीलिए इसमें क्या है, आड़ी और जो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का सम्मिश्रण वस्त्र हो, और इससे जो ढीली फिटिंग हो। यदि बहुत टाइट होगा तो वो जो है दिखाई पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसमें ढीली फिटिंग वाले और छोटे छोटे नमूनों वाले वस्त्र जो है इसमें पहनेंगे। छोटे छोटे नमूनों वाले वस्त्र इसमें पहनेंगे। नेक्स्ट हमारा है लंबी और मोटी महिला। लंबी और मोटी महिला के लिए देखिए लंबी भी है और मोटी भी है, तो तिरछी एवं सीधी रेखाओं के मिश्रण के कपड़े इनके लिए, इनके शरीर पर जो है उपयुक्त होगा। किसके लिए? लंबी है और मोटी है। तो देखिए लंबी है और मोटी है। मोटी जो तिरछी रेखाएं हैं ये लंबेपन को कम दिखाती हैं, और जो मोटी हैं इसीलिए इसमें सीधी रेखाओं का प्रयोग करेंगे तो इनकी जो मोटाई है वो छिप जाएगी, इसीलिए लंबी और मोटी महिला के लिए तिरछी एवं सीधी रेखाओं के मिश्रण से वस्त्र उपयुक्त होते हैं। मोटी महिला के लिए, अब देखिए मोटी महिला के लिए खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान पहनना चाहिए, ढीले ढाले पहनने चाहिए, जिससे वो पहनने में सही भी लगे और साथ साथ में जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मतलब कि शो या दिखाई ना पड़े। नेक्स्ट हमारा है औसत लंबाई एवं दुबली आकृति के। अब देखिए औसत लंबाई यानी लंबाई भी सही हो, दुबली आकृति हो लेकिन उनकी, तो चमकदार रंगीन कपड़े पहनने चाहिए, उभरे डिजाइनदार कपड़े पहनने चाहिए, जिससे उनकी जो दुबला आकृति हो वो कम दिखाई पड़े, और आड़ी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, शरीर की आकृति के अनुसार किस किस रेखाओं के वस्त्र पहनने जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने आपके लिए ही केवल मतलब बना दिया है ऐसे ही क्वेश्चन, और इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि यदि किसी महिला की गर्दन एवं चेहरा छोटा हो, गर्दन एवं चेहरा छोटा हो, तो उसे किस आकार के जो है गले का अच्छा होता है, तो बी आकार के परिधान उनको पहनने चाहिए, बी आकार के गले का पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, जो गर्दन उनकी होगी छोटी है और चेहरा जो है छोटा हो, तो उसके लिए बी आकार पहनने से चेहरा भी लंबा दिखाई पड़ेगा, और जो जो गला है वो क्या है, लंबेपन दिखने का एहसास दिलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
शिशुओं के परिधान के लिए, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, शिशुओं के परिधान के लिए परिधान का चुनाव करते समय किन किन गुणों को देखकर वस्त्रों का चुनाव करेंगे। यानी हमारे वस्त्रों का मतलब कि छोटे बच्चों का, शिशुओं का कपड़ा ले रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर मजबूती एवं टिकाऊपन, कोमल एवं नरम सूती वस्त्र, वस्त्र की रचना वयन ढीले ढाले हो, चुस्त एवं फिटिंग हो। देखिए यहाँ पर जो वस्त्र होगा मजबूत और टिकाऊपन होना चाहिए, कोमल एवं नरम सूती वस्त्र होने चाहिए, क्योंकि उनके जो बॉडी होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इस वजह से उनको कोमल एवं सूती वस्त्र, नरम सूती वस्त्र उपयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए वस्त्र की रचना एवं वयन, यानी जो वस्त्र की संरचना बहुत ढीला ढाला होगा तो कभी कभी बच्चे मतलब कि खेलते रहते हैं तो वो अगर ढीला ढाला उसका यानी इसका जो लंबाई हॉरिजॉन्टल और बुनाई जो हुई है ये बहुत ढीली ढाली होगी तो फट सकती है। इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बदल दिया है, यहाँ पर अगर होता टाइट होना चाहिए, सघन होना चाहिए तो वहाँ पर वो ऑप्शन सही जाता, तो ढीला ढाला लिखा है तो यानी ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा मजबूती एवं टिकाऊपन, कोमल एवं नरम सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपभोक्ता संरक्षण पर है। उपभोक्ता संरक्षण संबंधित देखिए हमने क्वेश्चन लिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन कौन से दिए गए बिंदु पालन करते हैं। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन कौन सी चीजें दी गई है जो उसके बारे में सही है। तो देखिए यहाँ पर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया, ये सही बात है। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम से राहत मिले इसके द्वारा। सी बाजार में बिक रही वस्तुओं पर खुली छूट देना, ऐसा तो नहीं है कि चाहे जो वो बेच सकें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा सरकार देगी नहीं। उपभोक्ता के द्वारा किए गए शिकायत पर ध्यान न देना, यानी जो उपभोक्ता शिकायत करेगा ये ध्यान नहीं देगा तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस लिए काम करेगा, तो ये भी नहीं सही होगा। और वस्तुओं की कार्यक्षमता, उत्कृष्टता, गुणवत्ता का बढ़ावा देना, ये सही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा ए, बी और ई, यानी ये उच्च जो है वस्तुओं की उच्च क्वालिटी हो, कार्यक्षमता उनकी हो और गुणात्मकता का बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया है, मिलान कीजिए। ये वस्त्र की किनारे के संबंध में ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से जो सेल्वेज होते हैं वो किस जगह पर लगाए जाते हैं, किसके लिए उपयुक्त होते हैं, इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया है और मैंने इसको डिटेल भी पढ़ाया है सेल्वेज के बारे में, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सारे सेल्वेज को एक साथ यहाँ पर कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेल्वेज होता क्या है। सबसे पहले जानिए सेल्वेज क्या होता है कि वस्त्रों में स्थिरता एवं मजबूती लाने के लिए सेल्वेज होता है। सेल्वेज का मतलब आपने कपड़ा देखो, किनारे किनारे जब हमारे कपड़े बुनते हैं तो क्या हो जाते हैं, वार्प और वेफ्ट के जो कपड़े होते हैं, मतलब कि जो बुनाई करने के बाद किनारे की देखिए मोटा होता है। जो भी कपड़े लेंगे आप वहाँ पर क्या होगा, पूरे कपड़े की तुलना में जो किनारा होगा वहाँ पर बहुत मोटा होगा। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सेल्वेज किया जाता है किनारे को, जिससे उसमें वस्त्र में स्थिरता आ जाए और मजबूती आ जाए, इसीलिए सेल्वेज बनाए जाते हैं और जिससे वार्प और वेफ्ट के रेसे जो हैं वो न निकले। तो ये होता है सेल्वेज। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है वस्त्र को स्थिरता और मजबूती प्रदान करने के लिए करते हैं। दूसरा हमारा आता है, इसमें है सादी किनारी। देखिए जो हमारा सादी किनारी है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, ये मुख्य रूप से जो है ताने के धागे मजबूत नहीं होते हैं, इन्हें सिलाई करते समय मोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पर जो है जो सादी बुनाई होती है उसमें वार्प और वेफ्ट इस तरह से मिले, मतलब इस तरह हुए रहते हैं कि इनको एक्स्ट्रा सेल्वेज की आवश्यकता किनारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जिसमें ऑप्शन जाएगा वो ई होगा। नेक्स्ट हमारा है कटी हुई किनारी। देखिए कटी हुई किनारे को क्या बोलते हैं, स्प्लिट बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिट कहते हैं। अब स्प्लिट क्या है कि छोटे वस्त्रों के लिए, यानी जो स्प्लिट की किनारी लगाई जाती है, सेल्वेज किया जाता है, स्प्लिट सेल्वेज छोटे वस्त्रों के लिए किया जाता है, जैसे नैपकिन, तौलिया, रुमाल में किया जाता है स्प्लिट। अब आता है हमारा टेप। देखिए जो टेप किनारी होती है यानी टेप सेल्वेज होता है, ये मोटे एवं मजबूत वस्त्रों पर की जाती है। याद रखना, टेप जो है मोटे और मजबूत के लिए, स्प्लिट जो है छोटे वस्त्रों के लिए। अब आता है फ्यूज सेल्वेज। अब जो फ्यूज सेल्वेज होता है ये हमारा है तंतुओं को पिघलाकर, यानी जो हमारे ताप सुनम्य रेशे होते हैं, थर्मो कह सकते हैं, जो हमारे नायलॉन और होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एक्रिलिक होते हैं। ये हमारे इनको क्या किया जाता है कि तंतुओं को पिघलाकर किया जाता है, उनके किनारों को इस तरह से क्या कैसे तंतुओं को पिघलाकर किया जाता है, और ये मशहूर ताप सुनम्य रेशे के लिए उपयोग में लाया जाता है फ्यूज्ड सेल्वेज। तो ये बातें आप याद रखना, सेल्वेज के क्वेश्चन आपके आते हैं जरूर। अब आते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी आपके टीजीटी में पूछ सकता है कि सेल्वेज क्या होता है। तो वस्त्रों की स्थिरता मजबूती लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए बुनाई के टाकों का चयन कीजिए। बुनाई का मतलब यहाँ पर निटिंग है। क्या है हमारा, निटिंग, यानी निटिंग की जो बुनाई, निटिंग के जो टाके लगाए जाते हैं
उसमें इसमें कौन कौन से नीटिंग के लिए टाके लगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया भी है, आप जाकर के वहाँ वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल पढ़ाया है। पर्ल स्टिच, नीट स्टिच, टापा, टक स्टिच, मिस स्टिच। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा पर्ल स्टिच है और नीट स्टिच है, टक स्टिच है और मिस स्टिच है। ये टापा कोई स्टिच नहीं होती है नीटिंग की। तो ये हमारा याद रख लीजिएगा कि पर्ल, नीट, टक, मिस ये हमारे नीटिंग के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर कि वार्प नीटिंग के प्रकार बताइए। अब तक तो ये केवल नीटिंग का था, अब यहाँ पर क्या वार्प नीटिंग के प्रकारों का चुनाव करिए। ये क्वेश्चन आपके आए भी हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से देखिए यहाँ पर है कि इनमें से आपके वार्प नीटिंग के प्रकारों का चुनाव करिए। तो इसमें जाता है हमारा रेशल और उसके बाद आता है ट्राइकोट और इसके बाद आता है मिलानीज। देखिए ये क्या है, वार्प के हैं, क्या क्या है, रेशल, इसके बाद ट्राइकोट, उसके बाद मिलानीज। क्या है, रेशल और ट्राइकोट और मिलानीज। और देखिए जो मिलानीज के जो वस्त्र होते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर कपड़े इसके लिए बनाए जाते हैं और इन्हें बुने वस्त्रों की रानी भी कहते हैं। किसको, मिलानीज को। तो देखिए मिलानीज जो है उच्च किस्म का निटिंग, वार्प निटिंग से बने गए वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये रेशल भी होता है और ये जो रेशल होते हैं इसमें मुख्य रूप से जो नेट के वस्त्र यानी कह सकते हैं जो जैसे खेल के कपड़े हुए, महिलाओं के प्रधान हुए, लॉन्ड्री बैग हुआ, इन सबको बनाने के लिए जो है रेशल का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप वहाँ पर जाकर के डिटेल देख लीजिएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है रिव निटिंग, फिलिंग निटिंग, ये वेफ्ट के हैं। किसके हैं, वेफ्ट निटिंग के हैं, फिलिंग और रिव। जबकि हमारा रेशल, ट्राइकोट और मिलानीज किस में आते हैं, वार्प में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फैंसी धागों को उनके गुणों से मिलान कीजिए। देखिए फैंसी धागों से ये क्वेश्चन आपके जरूर से ही आते हैं और मिलान करने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब की बार भी ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए फैंसी धागों को उनके गुणों से मिलान कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको खुद बनाया है ये क्वेश्चन। तो देखिए स्लब धागा, फ्लैग धागा, रेटिन धागा, ग्रेंडल धागा, स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू धागा, स्पॉट धागा। देखिए यहाँ पर जो स्लब धागा होता है ये कहीं ऐंठन होते हैं, कहीं बिल्कुल ऐंठन नहीं दी जाती, यानी दो इसमें धागे प्रयोग किए जाते हैं। एक धागा कहीं ऐंठन देते हैं और कहीं यानी कहीं ऐंठन दिया जाता है, कहीं बिल्कुल भी ऐंठन नहीं दिया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, स्लब धागे के अंतर्गत आते हैं और धागा एक ही होता है। अब आता है हमारा फ्लैग धागा। अब देखिए जो फ्लैग धागा होता है इसमें कम बटा हुआ या बिना बटा हुआ धागा होता है। फ्लैग धागा में क्या होता है, कम बटा हुआ या बिना बटा हुआ धागा लेते हैं। रेटाइन, क्या है, रेटाइन, इसमें धागा निर्माण में बीच बीच में फंदा छोड़ दिया जाता है। क्या होते हैं रेटाइन में, इसमें जब धागा बनाते हैं निर्माण के समय उसमें बीच बीच में फंदा जैसा छोड़ देते हैं, तो एक तरीके से फैंसी लुक देने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है, रेटाइन होता है। ग्रेंडल, क्या होता है, ग्रेंडल, ग्रेंडल दो या दो से अधिक रंगों के धागे को मिला करके बनाया जाता है, वो ग्रेंडल होता है। तो ये याद रखना, ग्रेंडल क्या होता है, दो या दो से अधिक धागे अधिक रंगों के धागों को मिलाकर बनाया जाता है। स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू, क्या है, स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू, एक धागा ऐंठन युक्त, दूसरा धागा बिना ऐंठन का, यानी इसमें दो धागा प्रयोग करते हैं। एक धागा ऐंठन किया हुआ होता है स्पाइरल के अलावा और एक धागा बिना ऐंठन का होता है, वो हमारा कॉर्क स्क्रू में आता है। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे अवश्य इसको याद हो जाएंगे आपके। स्पॉट धागा, ये क्या होते हैं, स्पॉट धागा क्या होते हैं कि दूसरे धागों को पहले धागे पर एक स्थान पर देर तक लपेटना, यानी एक धागा होता है दूसरे धागों को इस तरह काफी देर तक वहां पर लपेटते हैं जिससे वहां पर गांठ जैसा दिखाई पड़ने लगे दूर से कि इसमें यहाँ पर गांठ दी गई है। इस तरह से जो यहाँ पर लुक दिया जाता है वो स्पॉट धागा, यानी धागा धब्बे जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, तो हमारी क्या होती है, स्पॉट। दूसरे धागों को पहले धागे पर एक स्थान पर देर तक लपेटना ही स्पॉट धागा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है यार्न डायमेंशन, यानी जिसको हम धागे का परिमाण कहते हैं, किसे कहते हैं, यार्न डायमेंशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह थ्योरेटिकल रूप में बता दिया है, आपको यहाँ पर समझ भी लीजिएगा कि धागे तैयार करने हेतु जिस कच्ची सामग्री यानी हमारे रॉ मटेरियल्स एज अ रेशे या तथा तैयार धागे की लंबाई व वजन में एक निश्चित संबंध होता है, क्योंकि जैसी कच्ची सामग्री होगी वैसे ही रेशा अच्छे से वही उसी की तरह से जो है लंबाई का रेशा बनेगा और उतने ही वजन का बनेगा जैसी हमारी कच्ची सामग्री होगी। तो इसमें देखिए एक निश्चित संबंध होता है। इसमें इन्हीं संबंधों के आधार पर धागे की लंबाई, मोटाई, व्यास और बारीकी का पता लगाया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यार्न डायमेंशन, यानी धागे का परिमाण कहते हैं। और धागे के परिमाण को करने के लिए सूचक अंक का
प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो सूचक अंक होते हैं उसको जानने के लिए दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? निश्चित लंबाई पद्धति और निश्चित वजन पद्धति। ये आपको मैंने बताया भी है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं इसके लिए भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगी। जो आपके जो कॉटन को जो तोलने का मेथड होता है, डेनियर सिस्टम होता है, गज सिस्टम होता है जो, तो इसको मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, निश्चित वजन पद्धति और निश्चित लंबाई पद्धति। तो ये जानिएगा यार्न डायमेंशन क्या होता है। कच्ची सामग्री और तैयार धागे की लंबाई वजन में एक निश्चित संबंध होता है और इन्हीं के आधार पर ही लंबाई, मोटाई और व्यास का पता चलता है और इनको पता लगाने के लिए सूचक अंक का प्रयोग करते हैं, जो निश्चित लंबाई पद्धति और निश्चित वजन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन कौन से फाइबर ग्लास, देखिए फाइबर ग्लास एक रेशा है, फाइबर ग्लास में गुणों का अभाव होता है। अब इसमें आपको क्वालिटी नहीं बताना है, इसमें कौन कौन से गुण जो है नहीं पाए जाते हैं फाइबर ग्लास में। देखिए प्रत्यास्थता, सिकन प्रतिरोधकता, लटकनशीलता, मजबूती और नमी अवशोषकता। इसमें जो ऑप्शन जाएगा इसमें आएगा ए और ई, यानी इसमें प्रत्यास्थता के गुण नहीं पाए जाते हैं और नमी अवशोषण से सोखने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है। जबकि सिकन प्रतिरोधक यानी इसमें सिकुड़ता नहीं है, मजबूत भी होता है काफ़ी। लटकनशीलता यानी पर्दे उर्दे बनाने के लिए जो है लटकन फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पर प्रत्यास्थता और नमी अवशोषकता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस्बेस्टस से लिया गया है। इनमें से एस्बेस्टस रेशे की विशेषताओं को छांटिए। अब यहाँ पर इसके गुणों को बताना है कि इसमें से कौन से गुण एस्बेस्टस की रेशे में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जाता है हमारा कि मजबूती, अम्ल क्षार सिद्ध होता है, जंग सिद्ध होता है यानी एसिड प्रूफ, एसिड बेस प्रूफ, रस्ट प्रूफ, अज्वलनशील और रंग का प्रभाव अधिक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जाता है मजबूती है, क्योंकि मजबूत होता है एस्बेस्टस रेशा, और एसिड बेस प्रूफ होता है क्योंकि उसमें अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जंग प्रूफ होता है और इसको ज्वलन की आग से बचने के लिए भी एस्बेस्टस के कपड़े बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग जो है आग से बचने के लिए किया जाता है। ये हमारे सही है, लेकिन रंग का प्रभाव अधिक, यानी इस पर रंग जो है का प्रभाव इस पर नहीं रहता है और ये उससे प्रभावित होता है, यानी इसका जो गुण होगा ये नहीं है और ये चारों हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन। देखिए इनको क्या क्या ये शो करते हैं, ये आपका है क्वेश्चन और ये आपके होम मैनेजमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा आप। देखिए यहाँ पर लिया हमने मैच द पॉइंट, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन और कर्व लाइन। अब देखिए जो वर्टिकल लाइन है क्या शो करता है, दीज लाइन कैरी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है इंग्लिश का मैंने दे दिया तो इंग्लिश में ही इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे, तुरंत ही आप मैच कर ले जाएंगे। तो देखिए वर्टिकल लाइन के जो होते हैं ये लाइन क्या करता है, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर को शो करने का काम करता है और इसके साथ साथ इम्प्रेस डिग्निटी यानी डिग्निटी को, हमारे सम्मान को दिखाने का काम वर्टिकल लाइन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या करता है, दीज लाइन कैरी आई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए राइट टू लेफ्ट ये हमारे हॉरिजॉन्टल है और टॉप टू बॉटम ये हमारे क्या है, ये हमारे वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन में टॉप टू बॉटम होता है, हॉरिजॉन्टल में राइट टू लेफ्ट होता है। नेक्स्ट डायगोनल लाइन क्या होता है, नोन एज स्लैंटिंग या ऑब्लिक, ये क्या, किसको स्लैंटिंग या ऑब्लिक के नाम से जाना जाता है और ये हाइट को इंक्रीज करने के लिए डायगोनल लाइन का प्रयोग किया जाता है, हाइट को इंक्रीज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए किया जाता है। कर्व लाइन क्या होता है, अब देखिए जो हमारा कर्व लाइन होता है, दीज लाइन क्रिएट सर्कुलर फीलिंग, क्या करता है ये सर्कुलर फीलिंग देता है, यानी सर्कुलर फीलिंग देने के लिए हमारा कर्व है, कर्व से सर्कुलर याद करें ना, सी फॉर कर्व, सी फॉर सर्कुलर फीलिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी आपका प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पे हमने क्वेश्चन लिया है, प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस, हार्मनी, रिदम, ये हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होते हैं और ये आपके होम में प्रयोग किए जाते हैं और क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। अब देखिए हमारा जो प्रोपोर्शन होता है ये क्या करता है, ये हमारा होता है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस, यानी मतलब कि जो स्पेस है एक का इक्वल स्पेस को दिखाने का काम करता है, कितने पार्ट में डिजाइन होगा, कितना पार्ट स्पेस खाली होगा, किस में ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल बैलेंस दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस को शो करने का काम प्रोपोर्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा बैलेंस आता है, बैलेंस क्या करता है, शो वेट ऑफ डिजाइन, यानी बैलेंस दिखाता है कि कितना डिजाइन होगा, कितना मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बहुत डिजाइन कर देंगे खाली स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, वो ओवर होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, शो नहीं होगा। इसीलिए क्या आता है, शो वेट ऑफ डिजाइन, शो वेट ऑफ डिजाइन को बताने का काम करता है।
नेक्स्ट हमारा एम्फेसिस होता है। अब देखिए जो एम्फेसिस होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन, यानी डिजाइन के महत्व, यानी किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, किनारे पर कि बॉर्डर पर कि बीच में, कहाँ पर फोकस करना है, इसको दिखाने का काम एम्फेसिस के द्वारा होता है। अब आता है हमारा हार्मनी। अब हार्मनी क्या करता है, फ्लो कंटिन्यूटी, ये क्या करता है, कंटिन्यूटी को दिखाने का काम करता है। क्या करता है ये, कंटिन्यूटी, यानी एक तरीके से लय के रूप में दिखाने का काम इस तरह से किया जाता है। तो ये हमारा कंटिन्यूटी को दिखाने का काम हार्मनी होता है। अब आता है रिदम, सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन। क्या है रिदम, सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन को दिखाने का काम करता है। तो ये हो गए आपके ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए हमारा क्वेश्चन है, उन्हीं रेशों का उनकी श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण को मिलान कीजिए, वर्गीकरण से उनका मिलान कीजिए। ये मैंने यहाँ पर लिया है कि उन्हीं रेशों का उनके श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण करिए। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है आपके लैम्स ऊल, हॉगेट ऊल, वेदर ऊल, पुल्ड ऊल, क्वाटी ऊल, डेड ऊल, टैगलॉक ऊल और लास्ट में हमारा कारपेट ऊल। क्या है, कारपेट ऊल। तो ये हैं। अब देखिए एक ही में मैंने सारा ला दिया है। अब इसमें आपको चूज करना, अब यहाँ से आपको चूज करने में भी आसानी होगी, साथ में आपको एक साथ याद भी हो जाएंगे आपको, और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लैम्सून, लैम्सून क्या करते हैं, ये जो लैम्सून होता है ये 6 सबसे उच्च किस्म का ये होता है, और ये 6 से 8 माह का मेमना होता है, और इसी को ही जो इसकी अपरिपक्व अवस्था में यानी इसके रेशे को उतार लिया जाता है। इसका जो रेशा होता है बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन मजबूती की दृष्टि से अच्छे मतलब मजबूत नहीं होता है। अच्छा मुलायम तो होगा लेकिन मजबूत नहीं होगा, अपरिपक्व रेशा होता है ये, क्योंकि ये 6 से 8 माह का ही मेमना होता है। दूसरा आता है हॉगेटून। अब देखिए जो हॉगेटून होता है ये हमारा आता है 12 से 14 माह का, 6 से 8 के बाद 12 से 14 माह का जो मेमना होता है उसके बाल को उतारा जाता है। इसका जो रेशा होता है मजबूत होता है और परिपक्व होता है, क्योंकि 12 से 14 माह का मेमना वो परिपक्व हो जाता है। तो हॉगेटून को होता है मजबूत होता है, परिपक्व होता है, लेकिन इतना ज़्यादा सॉफ्ट इसकी तुलना में नहीं होता है। अब आता है हमारा वेदर ऊन। वेदर ऊन क्या होता है, ये 14 माह से अधिक का, देखिए जहाँ तक 14 माह तक 14 माह से अधिक का जो होता है उसके जब बाल को काटते हैं तो उसमें क्या होता है वो वेदर ऊन होता है। ये उच्च किस्म का नहीं होता है। क्या होता है, ये उच्च किस्म के नहीं होते हैं, और इनके बाल को दोबारा काटा जाता है। जब इनके बाल को दोबारा काटा जाता है वेदर ऊल में, यानी वेदर ऊल को प्राप्त करने के लिए 14 माह का मेमना होता है, और उसके बाद उसके जो बाल होते हैं उसको दोबारा काटे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पुल्ड ऊल। पुल्ड का मतलब खींचना, यहीं से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं पुल्ड ऊन का। तो इसमें शरीर से खींच करके रेशे को प्राप्त करते हैं, वो पुल्ड ऊन होता है। कोटी ऊन क्या होता है, ये जो कोटी ऊन होता है ये हमारा विषम जलवायु से प्राप्त रेशा। क्या होते हैं, जो निम्न बहुत ही कोटि के निम्न कोटि के होते हैं, वो हमारे विषम जलवायु में जो पाए जाते हैं भेड़, उनसे ये रेशे को प्राप्त किया जाता है। डेड ऊल, डेड ऊल से पता ही चल रहा है कि वो मृत जानवर से प्राप्त रेशा होता है। टैगलॉक ऊन, ये जो टैगलॉक ऊन होता है ये टूटा फूटा रेशा होता है, यानी टूटे फूटे प्राप्त रेशे होते हैं, उन्हें टैगलॉक ऊन कहते हैं। अब आता है हमारा कारपेट। कारपेट जो ऊन होता है इससे दरी और कालीन बनाए जाते हैं, उच्च किस्म के होते हैं, इनसे वस्त्र जो है नहीं बनाए जाते हैं। तो कारपेट ऊन से दरी और कालीन बनाए जाते हैं। देखिए मैंने आपके सारा चीज इसमें एक साथ ला दिया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें जानेगा। ये एक तरीके से एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बनाया, लैम्प्स, हॉगेट, वेदर, पुल्ड, कोटी, डेड, टैगलॉक और कारपेट। अब यहाँ से इसको मिलान कर लीजिएगा और 1 से 2 बार इसको देखेंगे, पक्का ही आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, और तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इससे साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हैं तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, चाहे टीचिंग संबंधित जो भी आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, होम साइंस में, तो आपको इससे अवश्य ही सफलता मिलेगी, अवश्य ही इससे इस चैनल से आप लाभ होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।